हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। मैंने आपको लास्ट क्लास में चेक द करेक्ट इक्वेशन एंड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना ये मैंने बता दिया था। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि तीन डायमेंशनल एनालिसिस में 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया चेक द करेक्ट इक्वेशन बाय द होमोजेनिटी प्रिंसिपल, इससे हम निकालते थे। सेकंड मैंने बताया था कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। और थर्ड मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो है यूनिट कन्वर्जन, यानी एक यूनिट का दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो एक यूनिट का दूसरी यूनिट में कन्वर्जन से पहले मैं एक बात बताऊं कि हमें कन्वर्जन किसका करना है। ये देखो, कन्वर्जन किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का करना पड़ेगा ना। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी की हमें डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें आपको पता होंगी और एक चीज आपको निकालना है। जैसे मालूम है, आपको जैसे क्वेश्चन में दिया गया कि एक न्यूटन यानी 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो 1 न्यूटन आपको दिया है, यानी N1 आपको दे रखा है, U1 भी आपको दे रखा है, डायन मतलब U2 दे रखा है और N2 नहीं दिया है, N2 निकालना है ना। तो एक चीज निकालनी पड़ती है, बाकी सारे गिवन है। तो हम यहाँ पर फोर्स की बात कर रहे हैं, हम फोर्स के लिए नहीं निकालना चाहते, हम कोई भी क्वांटिटी दी जाए हर क्वांटिटी के लिए इसको निकालना चाहते हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्जन करना चाहते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन हो तो हम उसका कन्वर्जन कर सकें, ऐसा कुछ हमें जनरल फॉर्मूला मिलना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर स्लाइड नंबर 1 में आप देखोगे तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ बोला जा रहा है द मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि द मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो दिया है कि द मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन यू क्या है? एन इज द नंबर है, यू इक्वल टू यूनिट है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे कि पिछली क्लास में एक बार मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो वहां मैंने बोला था कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि 1 किलोमीटर हमेशा किसके बराबर होता है? 1000 मीटर। अब ये दोनों इक्वल है ना, तो इधर से इधर कर लो या इधर से इधर कर लो, एक ही बात है। इसलिए ये हमेशा क्या हुआ? कांस्टेंट ही माना है। तो एन यू यहाँ क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं जैसे कि एन यू क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अच्छा, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ उसके आगे देखो, यहाँ पर हम जनरल फॉर्मूला मान लेते हैं। मान लो कि हमें फिजिकल क्वांटिटी गिवन है एक्स। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? एक एक्स फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हमें गिवन है। ठीक है, एक एक्स फिजिकल क्वांटिटी हमें यहाँ पर गिवन है, तो उसे उसकी हमें डायमेंशन भी पता है। मान लेते हैं उसकी डायमेंशन क्या है? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, ये हमें पता है। m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, ये इसकी डायमेंशन है, ये हमको पता है। अच्छा, अब डायमेंशनल फॉर्मूले से हमें क्या पता चल जाएगा? मास, लेंथ और टाइम को डिवाइड करना है टू पार्ट में। एक पार्ट वो होगा जो हमें दिया है, एक पार्ट वो है जो हमें निकालना है। जैसे हमें SI दिया है तो CGS निकालना है, CGS दिया है तो SI में निकालना है ना। तो अगर जो दिया है उसको U1 मान लेंगे, जो नहीं दिया है उसको हम U2 मान लेंगे, है ना। जैसे हम SI से CGS हो जाना है तो SI को U1 मान लिया, CGS को क्या मान लिया? U2 मान लिया। अब U1 के लिए क्या है? M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में। और U2 का मतलब हो गया M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ये ABC वही क्वांटिटी है जो डायमेंशन ऑफ, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी जो डायमेंशन है ना, उसी का ABC है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से हमने स्लाइड में देखा N1 U1 इक्वल टू N2 U2 जब हम करेंगे तो यहाँ पर N1 इंटू M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C इज इक्वल टू N2 इंटू M1 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C।
ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, वह यहाँ पर जो क्या है, जो M1 L1 T1 है ना, वो फर्स्ट क्वांटिटी के फंडामेंटल क्वांटिटी है। M1 L1 T1 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है ऑफ किसकी क्वांटिटी है, मास लेंथ एंड टाइम की। ठीक है, तो U1 के लिए अलग है, U2 के लिए अलग है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसको हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन से लेकर के समझते हैं। जैसे स्लाइड नंबर 3 में आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है वो है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, यानी 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है और बताना है कितने डाइन आएंगे। अब न्यूटन यहाँ कौन सी क्वांटिटी, एसआई क्वांटिटी है, यानी एसआई यूनिट है, और डाइन कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। और ये यूनिट है किसकी, फोर्स की। किसकी यूनिट है, फोर्स की। अच्छा, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, ए बी सी की पावर निकालना है। ए बी सी की पावर किससे आएगी, डायमेंशन से। क्योंकि याद करो, अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि m की पावर a b, l की पावर b, t की पावर c, ये किसकी डायमेंशन थी, ये उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन थी जिसमें हम कन्वर्जन कर रहे थे, जिसका हम कन्वर्जन कर रहे थे, उसकी डायमेंशन। ठीक है, ओके। तो यहां हम किसका कन्वर्जन कर रहे हैं, फोर्स का। तो फोर्स की पावर, फोर्स की जो डायमेंशन है उसके जो m की पावर आएगी, l की पावर आएगी, t की पावर आएगी, वही a b c की वैल्यू है। समझ आया, हाँ यार। तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c को कंपेयर कराना है किससे, डायमेंशन ऑफ फोर्स, है ना। अगर डायमेंशन ऑफ फोर्स पूछा है तो डायमेंशन ऑफ फोर्स से कराना है, अगर किसी और का पूछा है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर पूछता है तो प्रेशर का कराते हैं, वर्क का पूछता है तो वर्क का कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिसका पूछेगा उसकी डायमेंशन के साथ m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c को कंपेयर करा दो और a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ जाएगी। हाँ यार, तो अब जैसे हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है, mlt की पावर -2 होती है। क्या होती है बच्चों, mlt की पावर -2। तो m की पावर a को m की पावर 1 से कंपेयर कराओ तो a की वैल्यू क्या है, 1। सिमिलरली a की, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। आ गया बेटा, ओके। अब हमें क्या करना है, पहले m1 और m2 यानी सीजीएस और एसआई को टेबुलर फॉर्म में लेकर के डिसाइड करना है ना। टेबुलर फॉर्म में उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक तरफ हम एसआई देख रहे हैं और एक तरफ क्या है बेटा, सीजीएस है। एसआई में क्या रखना है, एसआई में रखना है एमएलटी का ही रखना है, उधर भी एमएलटी रखना है, इधर भी एमएलटी रखना है, बट इधर एसआई में रखना है और उधर हमें सीजीएस में रखना है। इधर जो एमएलटी आया है वो क्या है, एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ और टी मतलब टाइम। तो मास का मतलब हुआ कि मास मतलब 1 kg, 1 kg इधर, 1 kg 1 मीटर और 1 सेकेंड, और 1 kg इक्वल टू उधर जाएंगे सीजीएस में तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर इक्वल 1 kg इक्वल टू 1000 के ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम में कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ओके। अच्छा, क्योंकि सीजीएस यूनिट में टाइम में कोई चेंज नहीं होता है, सीजीएस और एसआई में दोनों में सेम रहता है, इसलिए टाइम में कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा होता तो चेंज करते। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हमें दोनों के बारे में पता चला, m1 m2 l1 l2 t1 और t2 सबका पता चल गया। अब सीधा क्या लगाना है, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी कि n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। सीधा फॉर्मूला में पुट कर दो। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि n2 इक्वल टू क्या आया, n2 इक्वल टू n1, n1 की वैल्यू कितनी है 1, और m1 का मतलब क्या हुआ बेटा, kg यानी 1000 10 टू द पावर 1 kg है ना, तो kg को पहले ग्राम में चेंज कर लो, तो 1000 क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम अपॉन नीचे क्या आएगा ग्राम, पावर कितनी है 1 इंटू ऊपर क्या आएगा मीटर, मीटर को सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा तो 100 सेंटीमीटर अपॉन, है ना, 10 की पावर 2 आ जाएगा ना, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर कितना है 1 इंटू 1 अपॉन सेकंड की पावर -2। दिख रहा है आपको। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले से आएगा 10 की पावर 3, दूसरे से आएगा 10 की पावर 2, मल्टीप्लाई कर दो तो 10 की पावर क्या आ गया 5।
तो यहाँ से ये पता चल गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होगा। हाँ या ना? तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। इस अगला क्वेश्चन लेंगे हम वर्क का, कि 1 वर्क के केस में लेंगे, यानी 1 जूल कन्वर्टेड इनटू अर्ग। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द वर्क। वर्क या एनर्जी की सीजीएस यूनिट है कौन? कौन है? अर्ग। ठीक है, और जूल कौन सी है? ऐसा ही। तो यहां पर आप देखो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, यानी 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल है, ये आना लिखा है। सिंपल है एकदम, जैसे अभी क्या था। अच्छा, यहां फिजिकल क्वांटिटी कौन है? इस क्वेश्चन में फिजिकल क्वांटिटी कौन है? तो फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? ml स्क्वायर टी माइनस टू। क्या होती है बेटा? ml स्क्वायर टी माइनस टू। तो इससे m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c को कंपेयर करा दो। जब इसको कंपेयर कराओगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -2 आता है। ठीक है, फिर से वही टेबुलर फॉर्म बनाया, देखो इसमें बना रहे हैं ना सेम टेबुलर फॉर्म। जब इसको फिर से हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे तो टेबुलर फॉर्म में एक तरफ ऐसा ही रखना है और दूसरी तरफ क्या रखा है? सीजीएस रखा है। अब ऐसा ही रखेंगे तो ऐसा ही में केजी, मीटर और सेकंड, और दूसरी साइड में क्या रखेंगे? ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड। तो 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 1 सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड। अब यहाँ पर N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? N2 इक्वल टू हाउ मेनी जूल? तो 1 जूल कितना था? 1 जूल को कन्वर्ट करना था ना, तो N1 की वैल्यू 1। तो N2 इक्वल टू 1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर 1। तो M1 क्या है यहाँ पर? 1 kg और M2 क्या है? 1 ग्राम। तो ग्राम, तो 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 1000 यानी 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर 1। सेंटीमीटर में आ जाओ तो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर कितना है? 2। 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर कितना? -2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा वहां पे। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू क्या आ गया? 10 की पावर 7। तो इससे ये पता चल गया कि 1 जूल यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। हाँ है ना? ये क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही सीजीएस का नाटक चल रहा है। ऐसा ही सीजीएस जरूरी नहीं कि ऐसा ही सीजीएस में करना है। वो ऐसा भी दे सकता है जैसे 1 किलोमीटर पर आवर को हाउ मेनी किलोमीटर पर सेकंड कर सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से निकल आएगा। आपको किलोमीटर को किलोमीटर में रहने दो, सेकंड को आवर को जो दिया है उसको सेकंड में कर दो। ठीक है, आवर को किसमें दिया? सेकंड। अब तुम कहोगे सर सेकंड तो आपने बताया था पहले सेम ही रहता। बेटा मैंने बोला था एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में होता है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में सेकंड सेम रहता है, लेकिन जो गिवन है उसमें हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसने बोला है कि 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर तो किलोमीटर है, लेकिन आवर किसमें कर दिया? सेकंड में। तो वहां रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है ना? आपसे प्रेशर भी पूछ सकता है, प्रेशर को पूछ सकता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछ सकता है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। बोलो बेटा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ, यानी और क्वेश्चन मुझे आपके कराने हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन जो आपके नीट में, जेई में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन मैं करा एक दो क्वेश्चन करा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन क्या है बच्चों? ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लाइड नंबर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन दिया है मुझे कि द वेलोसिटी v ऑफ अ पॉइंट एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, at प्लस b अपॉन t प्लस c। यहाँ पर a, b एंड c तीनों ही कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है।
ठीक है। अब इन तीनों के डायमेंशन निकालना है। ये थ्री जो कांस्टेंट मुझे दिए हैं ए बी सी, उनके क्या निकालने हैं बेटा, डायमेंशन निकालने। क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इनमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करना है। क्या करना है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना है, आसानी से आ जाए। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है फर्स्ट नंबर। सेकंड ये बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन दी है तो इक्वेशन की लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है और राइट इक्वेशन भी है। हाँ या ना बेटा, बात समझ आ गई। अच्छा, तो इसमें देखो b इक्वल टू एटी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वही एटी की भी डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि देखो वहां पर टर्म्स क्या क्या है, इधर एक टर्म्स v है, उधर एटी एक टर्म्स है और दूसरी टर्म्स क्या है, b अपॉन टी प्लस सी है। तो b अपॉन टी प्लस सी b किसके बराबर इक्वल होगी, v के, और एटी भी किसके इक्वल होगी, v के, और एटी और b अपॉन टी प्लस सी भी किसके इक्वल होगी, बराबर होंगे दोनों आपस में, अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल v इज इक्वल टू 80, यानी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80, है ना। तो अब v की डायमेंशन क्या है बेटा, lt की पावर -1, और 80 यहाँ पर है तो a की डायमेंशन कर दो v अपॉन t, यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे तो जानते हो ये एक्सीलरेशन होता है, फिर भी कि हम निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू आया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या, lt-1, और टाइम की डायमेंशन तो पता है t होता है, तो a की डायमेंशन क्या आ जाएगी, lt की पावर -2, है ना, lt की पावर -2। तो यहाँ देखो ऑप्शन दिया है हमें lt की पावर -2, एक ही ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हैं तो आपको इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस में एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें lt की पावर -2 है, सीधा टिक कर दो, काम खत्म। हाँ, अगर कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाता तो आगे करना है, अदरवाइज नहीं करना है। हाँ, लेकिन सीबीएसई या गुजरात बोर्ड या कोई भी बोर्ड में क्वेश्चन करना है तो आपको दोनों को मतलब पूरा सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा। वो कैसे लाना है अब आगे देखो। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं तो ए का तो निकल आया। अब टी की देखो डायमेंशन ऑफ टी, क्योंकि नीचे क्या लिखा टी प्लस सी, तो t पे c तब ही ऐड हो सकता है जब c की डायमेंशन भी क्या हो, टाइम के बराबर। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल टाइम की डायमेंशन c की डायमेंशन के इक्वल हो गई। तो डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम, तो c इक्वल टू t, वो आ गया। अब हम b निकालना चाहते हैं, तो डायमेंशन ऑफ b वेलोसिटी यानी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू b अपॉन t प्लस c। तो यहां से b की डायमेंशन निकालनी, c की डायमेंशन तो ऑलरेडी निकल चुकी है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इंटू टी प्लस सी। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ b क्या है, lt-1 इंटू t-1, t की पावर 1, t की पावर 1, t की पावर -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा l, तो क्या आ गया, l आ गया बेटा, है ना। तो तीनों इक्वेशन सॉल्व करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हमें a की भी मिल गई, b की भी मिल गई, c की भी मिल गई। अब इसमें एक क्वेश्चन और बना सकता था, मालूम भाई आपको ये बोल देता बताओ ए बी सी की डायमेंशन क्या होगी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। अब ए की डायमेंशन निकाल चुके हो, बी की निकाल चुके हो, सी की निकाल चुके, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी डायमेंशन है ये आंसर है। और भी क्वेश्चन बना सकता ए अपॉन बी की डायमेंशन बताओ, ए इंटू बी अपॉन सी की डायमेंशन बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में क्या दिक्कत है, बना लो, हमें तो आते हैं ना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है। अब ए बी सी को कैसे भी घुमाते रहो, जैसे वो घुमाएगा हम वैसे घूम जाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। आया समझ में बेटा, कोई दिक्कत। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द रिलेशन डी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो स्लाइड में हमने देखा क्वेश्चन दिया है dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये एक वेव की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है बेटा, ये वेव की इक्वेशन है।
ठीक है, इसकी इक्वेशन है वेव की इक्वेशन। अब ये तुम कहो सर ये होता क्या है, हमको तो यही नहीं पता। तो बेटा ये 11th के लास्ट चैप्टर में आएगा वेव, है ना, वेव एंड साउंड, ये पढ़ते हैं ना, लास्ट में पढ़ेंगे, उसमें आएगा। बट डायमेंशन में है तो करना पड़ेगा, अभी करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज बताना है, वो ये है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल और किसी भी एक्सपोनेंशियल की पावर डायमेंशन लेस होती है। क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। ध्यान रखना, नंबर, लॉग और एक्सपोनेंट की पावर और एक्सपोनेंट, ये सब क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। ना ही इनकी कोई यूनिट होती है, ना ही इनकी कोई डायमेंशन होती है। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, एंगल, कहीं भी एंगल आ जाए तो एंगल के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था कि एंगल की यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन वो उसकी भी नहीं होती है। और यहाँ सारा खेल किसका है? डायमेंशन का है। क्योंकि जितना भी प्रूफ करना है, ड्राइव करना है, कन्वर्जन करना है, सब में यूज क्या करना है? डायमेंशन करनी है। यूनिट तो कहीं आ नहीं रही, डायमेंशन करनी है। बात समझे? तो डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंट, पावर ऑफ एक्सपोनेंट एंड एंगल थीटा क्या है? डायमेंशन लेस। इन सब की क्या है? डायमेंशन लेस। कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इसीलिए इससे साइन थीटा की भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी डायमेंशन लेस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी कोई डायमेंशन नहीं आती, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइट। बेस क्या है? लेंथ। हाइट क्या है? लेंथ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह होता है ना, जानते होंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भी क्या है? लेंथ है। हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है। लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो गया? 1। तो 1 की डायमेंशन क्या है? डायमेंशन लेस। इसलिए साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। समझ गए? हाँ या ना? तो अब आगे देखो इस क्वेश्चन में, ये सारी चीज इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी इसलिए मैंने आपको बता दी, और आना भी चाहिए आपको। अब यहाँ देखो आप कि साइन थीटा की डायमेंशन बोले तो भी 1 है और थीटा की डायमेंशन बोले तो भी 1 है। तो सर हम करें कैसे? तो आपको क्वेश्चन में पूछा कि ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की डायमेंशन बता दो। अरे बेटा फाई नॉट, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है क्या? है तो एंगल ना साइन थीटा का, साइन का ही तो एंगल है ना वो। ओमेगा टी प्लस फाई नॉट पूरा का पूरा एंगल है साइन का। और साइन का अगर एंगल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ये डायमेंशन लेस है। तो सीधा सॉल्व ही नहीं करना है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने, सॉल्व कर लो। क्या आंसर? एल की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, खत्म। बोलो यार, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए तो डायमेंशन ऑफ, यहाँ पर रखना कि डायमेंशन ऑफ लॉगरिथम, डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंट, डायमेंशन पावर ऑफ एक्सपोनेंट, डायमेंशन ऑफ एंगल, डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज आर डायमेंशन लेस। क्या है? आर डायमेंशन लेस। सारे के सारे डायमेंशन लेस। ओके, कभी भी आए तो इक्वल टू 1 करके आंसर निकाल लेने का। कभी भी क्वेश्चन आए, साइन ओमेगा टी होता, मान लो यहाँ पर एटी होता, साइन 80 क्या होता? बाई इक्वल टू साइन 80 आता। और पूछता कि ए यहाँ पर कांस्टेंट है तो एक ही डायमेंशन बता दो। तो 80 क्या डायमेंशन लेस है? तो 80 इक्वल टू क्या लिख दोगे? 1। और 80 इक्वल टू 1 लिखोगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/t। तो 1/t का मतलब क्या हुआ? टी की पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो गई? टी की पावर -1। बात समझ आ गई? तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन को भी कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ट्रिपल वगैरह में, ए ट्रिपल वगैरह में आया है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इज इक्वल टू p नॉट e की पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड t इज अ टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि p, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया वहां पर p इज इक्वल टू p नॉट e की पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर दिया है। अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है और t स्क्वायर जो दिया है वो हमारा टाइम, यानी t हमारा यहाँ पर टाइम। तो आपको यहाँ पर अल्फा की डायमेंशन पूछी है, इसकी पूछी है अल्फा की डायमेंशन। बिल्कुल सिंपल है, आसान है, कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया था कि डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंट हो या पावर ऑफ एक्सपोनेंट हो, सबकी डायमेंशन क्या है? 1 आती है। तो जिसकी जरूरत है वही लगा लो,
अभी अल्फा टी में जरूरत है ना, अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि अल्फा निकालना है तो अल्फा टी स्क्वायर चाहिए। तो अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। तो अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, जैसे कि क्वेश्चन में मैंने किया कि डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अल्फा टी स्क्वायर 1 हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1/t²। और 1/t² का मतलब होगा टी की पावर -2। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, टी की पावर -2। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके से नहीं है। बोलो हाँ या ना बेटा। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लिमिटेशन। क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ये जरूरी है, 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी लिमिटेशन है, जरूरी है बेटा। लिमिटेशन मैं समझाता जाऊंगा पॉइंट वाइज, अच्छे से समझना, यूज आएगा इसका। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट है इफ द डायमेंशन आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मैनी फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। सिंपल है, ये कोई क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी होती है ना, जैसे यहाँ पर बोला गया कि इफ डायमेंशन आर गिवन, कोई भी डायमेंशन हमको गिवन है, तो फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जरूरी नहीं है कि वो यूनिक हो, है ना। एज मैनी फिजिकल क्वांटिटी है सेम डायमेंशन, तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनमें सेम डायमेंशन होती है। हाँ, जैसे एनर्जी है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, बताया था मैंने आपको, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर दूसरा पॉइंट है न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन। तो बताया था मैंने कि 1/2 पाई ई क्या है, ई एक्सपोनेंट है, ई की भी वैल्यू होती है 2.71, तो एक्सपोनेंट है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, नंबर है, ये भी बोला जाता है पाई, लेकिन नंबर भी है। ई भी एक एक्सपोनेंट है पर इसका भी नंबर है 2.71। 1/2 1 ई है ना, पाई, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं होती है, याद रखना। ओके, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राइव रिलेशन अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। फॉर एग्जांपल s = ut + ½ at², यानी जिसमें दो फंक्शन आ जाएं, है ना, s = ut + ½ at², तो ut अलग है, ½ at² है, तो इसमें एक साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए पहले ut के लिए अलग रिलेशन ड्राइव करना पड़ता है और ½ at² के लिए अलग करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम इसको ऐड करके आंसर ले आते हैं, यानी ऐड, फाइनली हम इसको ऐड करके दोनों इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। समझ आई बात मेरी। तो यहाँ पर लेकिन हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, नेक्स्ट एक और पॉइंट है इसमें, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर टू ड्राइव फॉर्मूला इफ मैकेनिक्स अ फिजिकल क्वांटिटी एज देन देयर विल बी लेस देन 3, है ना, लेस देन 3, यानी कि 3 और लेस देन 3 के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस को, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें 3 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अदरवाइज का मतलब 3 से ज़्यादा, अगर 3 से ज़्यादा है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी वो मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखना, मैकेनिक्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। मैकेनिक्स मतलब मास, लेंथ एंड टाइम। अगर इसके अलावा कोई दूसरी क्वांटिटी आती है तो हम नहीं यूज कर सकते। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं जिसमें सिर्फ mlt का यूज हो रहा है। ठीक है, और कोई क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर आ जाए, करंट आ जाए किसी के अंदर, उनका रिलेशन हम नहीं निकाल सकते डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। समझ गए, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब तुम कहो सर ये ऐसा क्यों, तो बेटा ये तो लिमिटेशन है, अगर ऐसा नहीं होता तो लिमिटेशन में नाम थोड़ी आता उसका। लिमिटेशन का मतलब क्या है, ड्रॉबैक होगा एक तरीके के उनके, इससे ये इसमें प्रॉब्लम आएगी, बाकी तो अच्छा काम करेगा ये, है ना, समझ आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो, लास्ट है, इवन इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी आउट ऑफ विच हैव द सेम डायमेंशन, द फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय थियरी ऑफ डायमेंशन, है ना, यानी थियरी से नहीं आएगा लेकिन डायमेंशन के थ्रू आ सकता है। क्लियर, तो ये इसकी लिमिटेशन है, इनको अच्छे से
एक बार आप भी पढ़िएगा और पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ आए पॉज करिएगा, पॉज करके उसको समझिएगा, फिर देखिएगा आगे, है ना। और कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपको संडे को या नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलूंगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे क्वेश्चन के लिए मैं बता दूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, इसी का ही करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे इसकी, समझ गए। यूनिट एंड डायमेंशन को ही करना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बस हमें। ओके, बाय बाय।